आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको कैल्शियम के बारे में थोड़ा सिखाऊंगी। कैल्शियम ये एक महत्वपूर्ण पोषण तत्व है। वो टाइप प्रकार एक का उसको बोलते हैं हम लोग। उसका जो स्टोरेज फॉर्म है, जिसका उसका जो बैंक है, वो हमारे बॉडी में है। हड्डी में हमारा जो कैल्शियम जो हम लोग खाते हैं, खाने के माध्यम से वो हमारी हड्डियों में जमा होता है। तो कैल्शियम जो भरपूर जो खाना है, हमें बहुत ही ध्यान से लेना है हमारे डाइट में। स्पेसिफ़िकली फॉर जो औरत है, सब औरत हम लोग को सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डी में कैल्शियम कम, उसकी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन कैल्शियम के साथ आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम वाला खाना भी खाना है। और दूसरा क्या है कि हमारी जो हड्डी है वो 50% प्रोटीन की बनी हुई है। तो आप कितना भी कैल्शियम खाएंगे, लेकिन प्रोटीन अगर नहीं होगा खाने में, तो उसमें आपका कैल्शियम सिर्फ काम नहीं करेगा। ठीक है। प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको खाना है। ठीक है। कैल्शियम के बहुत फ़ायदे हैं, वो आप ट्यूटोरियल में देखेंगे। एक चीज़ है कि आपको कैल्शियम जितना हो सके आपको खाने के माध्यम से लेना है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है कि वहाँ पे बताया गया कि अगर बहुत सारे लोग कैल्शियम की गोलियाँ लेते रहते हैं, विटामिन डी के साथ कैल्शियम की गोलियाँ। तो ऐसी रिसर्च है कि बताते कि बहुत सारा कैल्शियम अगर लिया आपने गोली केमिकल के माध्यम से, तो वो हार्ट पे असर कर सकता है। ठीक है। वो हार्ट की जो नलियाँ होती है, कॉरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन, इट कैन कॉज थोड़ा वहाँ पे कैल्शियम जमा हो सकता है। तो मैं इट्स अच्छा है कि आप कैल्शियम खाने के माध्यम से लें। जिससे आपको मालूम ही है, कैल्शियम तो बहुत ही कॉमन पोषण तत्व है। डेयरी से मिलेगा आपको, दूध है, दही है, खोआ है, पनीर है, बहुत सारी जो भाजियाँ है आपकी, हरी भाजियाँ, लीली भाजियाँ, वहाँ से आपको कैल्शियम मिलेगा। पालक है, मेथी है, आपके जो सहजन के पत्ते हैं वहाँ पे, उसमें भी बहुत सारा कैल्शियम है। दूसरा जो है वो आपके तिल बहुत सारे बीज में भी कैल्शियम है, तो तिल में बहुत कैल्शियम है। ठीक है। तो आपको तिल खाना है। तिल का लड्डू मत खाना, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा गुड़ होगा। तिल को आप सब्जी में डाल सकते हैं, तिल का बघार करके दाल में डाल सकते हैं। ठीक है। तिल की चटनी बना सकते हैं, तो बहुत सारा बना सकते हैं तिल से। लेकिन ध्यान में रहे कि जब भी आप कैल्शियम रिच खाना खाएं, स्पेशली जो भाजी है, कड़धान्य है, मतलब जो अंकुरित है या तिल है, तो उसको थोड़ा दही के साथ खाना है। ठीक है। क्योंकि वो दही के साथ खाएंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है, और इस ऑफकोर्स अभी मेरे साथ अभी मैं आपको 3 ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। एक तो है कैल्शियम का महत्व, कैल्शियम रिच वेजिटेरियन रेसिपीज़, और कैल्शियम रिच नॉन वेज रेसिपीज़। तो अगर आप नॉन वेज है तो कैल्शियम नॉन वेज से कैसे कौन से खाने में से आपको कैल्शियम मिलेगा, वो मैं आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से दिखाऊंगी। धन्यवाद। कैल्शियम के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कैल्शियम की भूमिका और हमारे शरीर में इसकी आवश्यकताएं, इसकी कमी से होने वाले लक्षण और कैल्शियम से भरपूर खाद्य स्रोत। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है। शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। बाकी का 1% हमारे खून में मौजूद है। यह हमारे शरीर से मल, पेशाब और पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर में कई काम करता है। मुख्य कार्य हड्डियों का विकास और रखरखाव है। शरीर में कैल्शियम ज्यादा होने पर हड्डियों में जमा हो जाता है, और कमी होने पर इसे हड्डियों से लिया जा सकता है। कैल्शियम हमारे शरीर में तंत्रिका संकेतों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। ये मांसपेशियों के संकुचन और उसके संचालन में मदद करता है।
ये चोट लगने पर खून के प्रवाह को रोकने में भी मदद करता है। इंसुलिन और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन के स्राव के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बाकी के फायदे हैं शरीर का वजन, रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए सुझाई गई कैल्शियम की मात्रा अलग होती है। यह बचपन और किशोरावस्था जैसे तीव्र विकास के दौरान ज्यादा होती है। 12 महीने तक के शिशुओं के लिए हर दिन 500 मिलीग्राम कैल्शियम सुझाया जाता है। 9 साल तक के शिशुओं के लिए हर दिन 600 मिलीग्राम सुझाया जाता है। किशोरावस्था के दौरान हर दिन 800 मिलीग्राम तक जरूरत बढ़ जाती है। वयस्कों के लिए यह हर दिन 600 मिलीग्राम है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान 1200 मिलीग्राम की सलाह दी जाती है। आइए अब हम कैल्शियम की कमी के प्रभावों के बारे में बात करेंगे। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से रक्तचाप बढ़ सकता है। हाथों और पैरों में सूजन देखी जा सकती है। मांओं द्वारा अपर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन शिशु को भी प्रभावित कर सकता है। जन्म पर उनका वजन कम हो सकता है और उनकी वृद्धि मंद हो सकती है। उनका शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास बिगड़ सकता है। शिशुओं में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स कंकाल प्रणाली का एक विकार है। विकास रुक जाता है और रीढ़ की आकृति में परिवर्तन होते हैं। अन्य लक्षण है धसी हुई पसलियां, फैला हुआ माथा और धनुष के आकार के मुड़े हुए पैर, कम लंबाई, कलाई, कोहनी, घुटने और टखने के जोड़ों का चौड़ा होना देखा जा सकता है। वयस्कों में कैल्शियम की कमी के शुरुआती लक्षण मांसपेशियों में ऐंठन है। उंगलियों का सुन्न होना या झुंझुनी भी देखी जाती है। मानसिक भ्रम की स्थिति, चिड़चिड़ापन, शुष्क त्वचा, नाजुक नाखून और दांतों में सड़न भी हो सकती है। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। हड्डियां नाजुक हो जाती है और टूटने का खतरा होता है। अन्य लक्षण है झुकी हुई कमर, लंबाई का कम होना और पीठ का दर्द। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। इससे शरीर कैल्शियम कम सोख पाता है और पेशाब के माध्यम से इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी से बचने के लिए कैल्शियम युक्त भोजन का पर्याप्त सेवन करना जरूरी है। सबसे अच्छे स्रोत दूध और दूध से बनी चीजें, इसमें दही, पनीर और खोआ शामिल है। इनसे मिलने वाला कैल्शियम हमारा शरीर आसानी से सोख पाता है। 200 मिलीलीटर गाय के दूध में 236 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। गाय के दूध से बने हुए 100 मिलीग्राम दही में 150 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। गाय के दूध से बने 30 ग्राम पनीर में 142 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कुछ मांसाहारी खाने भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए सूखा झींगा, बोम्बील, झींगा, केकड़ा और सूखी कांटेदार मछली। 100 ग्राम झींगे से 67 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। 20 ग्राम सूखे झींगे में 73 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 15 ग्राम सूखी बोम्बिल में 208 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बीज कैल्शियम का सबसे बड़े स्रोत है। उदाहरण के लिए तिल के बीज, रामतिल, अलसी के बीज, सोआ के बीज, खसखस। एक बड़ा चम्मच या 5 ग्राम तिल में
64 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इनके अलावा बादाम और अखरोट जैसे दाने भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। कई हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। उदाहरण के लिए राजगीरा, अगाथी, सहजन और मेथी के पत्ते, यहाँ तक कि मूली के पत्ते, अरबी के पत्ते और सरसों के पत्ते भी अच्छे स्रोत हैं। 100 ग्राम राजगीरा के पत्तों में 330 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम मेथी के पत्तों में 274 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम कुछ फलियों में भी मौजूद होता है, जैसे सोयाबीन, चना और मोठ। 50 ग्राम चना 135 मिलीग्राम कैल्शियम देता है। बाजरा भी कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। 30 ग्राम बाजरे से 110 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। खाने के साथ साथ कैल्शियम का अवशोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सैलेट्स, फाइटेट्स और रेशे की उपस्थिति कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करती है। ये दानों, बीजों, बीन्स और हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद होते हैं। ये पदार्थ अघुलनशील परिसर बनाने के लिए कैल्शियम से बंध सकते हैं। नतीजन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बाधित हो जाता है। खाना पकाने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भिगोना, अंकुरित करना, उबालना, भूनना और खमीर उठाना। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कैल्शियम से भरपूर खाने के साथ चाय, कॉफ़ी और कोला से बचें। इनमें कैफीन होता है जो पेशाब के जरिए कैल्शियम को निकाल देता है। अधिकतम कैल्शियम अवशोषण के लिए कुछ अन्य पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। पोषक तत्वों के अलावा पर्याप्त शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की भी ज़रूरत होती है। यह हड्डियों के द्रव्यमान और हड्डियों की ताकत को बढ़ाएगा। इन सब के अलावा उम्र भी कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करती है। ये शैशवावस्था और बचपन में सबसे अधिक होता है। वयस्कता के दौरान अवशोषण मध्यम होता है और फिर ये उम्र के साथ कम हो जाता है। इसलिए कम उम्र से ही कैल्शियम से भरपूर खाने का पर्याप्त सेवन जरूरी है। अब ये ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। ये स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं मैत्रेय बापट अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कैल्शियम से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैल्शियम के स्रोत, खाना बनाने के तरीके जिनसे शरीर कैल्शियम को ज्यादा सोख पाए, कैल्शियम से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीके और इन खानों में कैल्शियम की मात्रा। कैल्शियम शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है। 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। बचा हुआ 1% खून में पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम की महत्वता एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। कम उम्र से ही खाने में से जरूरत के हिसाब से कैल्शियम लेना जरूरी है। डेयरी से बनी चीजें कैल्शियम से भरपूर होती हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज और खोया। कैल्शियम कुछ दानों में भी होता है। बीजों, फलियों और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी होता है। कैल्शियम से भरपूर खाने के साथ ये भी जरूरी है कि शरीर कैल्शियम को सोख पाए। इसके लिए भिगोने, अंकुरण और खमीर उठाने या उबालने, भूनने और बाकी के खाना पकाने के तरीकों से मदद मिलती है। इस ट्यूटोरियल में बताए गए खानों में 1 कप का मतलब है 200 मिलीलीटर। पहला सीखेंगे अंकुरित रागी का डोसा। इसे बनाने के लिए चाहिए 1/4 कप या
30 ग्राम रागी, 1/4 कप या 30 ग्राम उड़द की दाल, आधा चम्मच मेथी के बीज, आधा चम्मच भुनी अलसी का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच तेल या मक्खन। सबसे पहले रागी को रात भर पानी में भिगोएं। अगले दिन छलनी में से पानी निकाल दें और अंकुरित होने रखें। इन्हें अंकुरन होने में लगभग 2 दिन लगेंगे। जब रागी अंकुरित हो जाए तो उसे धूप में सुखाएं। ज़्यादा धूप ना हो तो बर्तन में बिना तेल के भून लें। फिर इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लें। अलग बर्तन में उड़द दाल और मेथी के बीजों को 3 से 4 घंटों के लिए भिगोएं। बाद में पानी मिलाकर पीसें और घोल बना लें। इसमें रागी का पाउडर, भुनी अलसी का पाउडर और नमक डाल दें। अच्छे से मिलाएं और ढककर रात भर रख दें ताकि इसमें खमीर उठे। खमीर उठने पर दही और थोड़ा पानी डालें ताकि घोल ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अब तवे पर तेल या घी डालकर गरम करें। आधे प्याज के साथ पूरे तवे पर तेल को फैलाएं। तैयार किया हुआ घोल तवे पर डालें। फिर गोलाकार में तवे पर फैलाएं। कम आंच पर दोनों तरफ से डोसे को पकाएं। अंकुरित रागी का डोसा तैयार है। इस एक डोसे से 185 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। इस डोसे को छाछ या तिल के बीजों की चटनी के साथ खा सकते हैं। अब तिल के बीजों की चटनी बनाना सीखेंगे। इसके लिए चाहिए 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 छोटे टुकड़े ताज़े नारियल के, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 नींबू जितना इमली, नमक स्वाद अनुसार। तिल के बीज, चना दाल, लाल मिर्च और लहसुन को तवे पर भूनें। लगातार हिलाएं ताकि तिल जले ना। फिर तवे से उतारकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इमली और नमक डालें। फिर मिक्सी या सिलबट्टे पर पीस लें। तिल के बीजों की चटनी तैयार है। इस चटनी के 1/4 कप से मिलेगा 131 मिलीग्राम कैल्शियम। इसे दिन में 2 से 3 बार अपने खाने के साथ लें। सफ़ेद तिल के अलावा कोई और बीज भी ले सकते हैं, जैसे काला तिल, अलसी, खसखस या राम तिल। तीसरा हम सीखेंगे कुलित और चौलाई के पत्तों की सब्जी। इसे बनाने के लिए चाहिए 1/4 कप कुलित, 50 ग्राम या 1/4 गुच्छा चौलाई के पत्तों का, आधा प्याज, आधा टमाटर। जो मसाले चाहिए वो हैं 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कुटी हुई अदरक लहसुन, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच तेल या घी भी चाहिए होगा। बनाने का तरीका: कुलित को रात भर भिगोएं। अगले दिन छलनी में से सारा पानी निकाल दें। कुलित को सूखी जगह रखें अंकुरित होने के लिए। अंकुरन होने पर प्रेशर कुकर में डालकर उबालें। इसके लिए आधा कप पानी, नमक और हल्दी पाउडर डालें। तेज़ आंच पर 1 सीटी दिलवाएं। फिर 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। कुकर से भाप निकलने दें और फिर ही कुकर को खोलें। अलग से बर्तन में तेल गरम करें। जीरा और कुटी हुई अदरक लहसुन डालें। फिर कटे प्याज डालें और मिलाएं। अब सारे मसाले और टमाटर भी डालें। अच्छे से मिलाएं। अब धोकर काटे हुए चौलाई के पत्ते और अंकुरित कुलित डाल दें। फिर से मिलाएं और 3 से 5 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। अंकुरित कुलित और चौलाई के पत्तों की सब्जी
तैयार है। इस सब्जी की एक कटोरी से मिलेगा 256 मिलीग्राम कैल्शियम। अगर कुलिथ ना हो तो सोयाबीन या मटकी इस्तेमाल करें और चौलाई के पत्ते के बजाय हरी पत्तेदार सब्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सहजन के पत्ते, मेथी के पत्ते या मूली के पत्ते। अगला सीखेंगे पनीर की भुर्जी। इसे बनाने के लिए चाहिए 80 ग्राम या आधा कप पनीर, आधा प्याज, आधा टमाटर, एक हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मुट्ठी भर धनिया के पत्ते आखिरी में डालने के लिए, और चाहिए 2 चम्मच तेल, घी या मक्खन। अगर पनीर ना हो तो गाय या भैंस के दूध से घर पर बना लें। उसके लिए 400 मिलीलीटर या 2 गिलास दूध उबालें। उबलने पर आंच बंद कर दें और 1 चम्मच नींबू का रस या फिर सिरका डाल दें और अच्छे से मिलाएं जब तक दूध फटने लगे। अब इसे ठंडा होने दें। फिर छलनी पर सूती कपड़ा या मलमल का कपड़ा रखें और छानें। कोनों से कपड़ा इकट्ठा करें और निचोड़कर पनीर का पानी निकाल दें। छलनी के नीचे बर्तन रखें पनीर का पानी इकट्ठा करने के लिए। इस पानी से आटा गूंदें या दाल सब्जी बनाएं। पनीर को दबाकर गोलाकार बना लें, फिर जमने के लिए फ्रिज में रख दें। भुर्जी बनाने के लिए बर्तन में तेल या घी गरम करें। जीरा और कटा प्याज डालें। हल्का भूरा होने तक पकाएं। फिर कटा टमाटर, हरी मिर्च और मसाले डालें। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और इसमें डाल दें। अच्छे से मिलाएं। 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आखिर में धनिया के कटे पत्ते डाल दें। पनीर भुर्जी तैयार है। इसकी एक कटोरी से मिलेगा 380 मिलीग्राम कैल्शियम। इस ट्यूटोरियल में बताए गए सभी खाने कैल्शियम से भरपूर हैं। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम युक्त खाना रोज़ खाएं। ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कैल्शियम से भरपूर मांसाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैल्शियम से भरपूर कुछ मांसाहारी खाना बनाने के तरीके। शरीर में कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होता है और बाकी का 1% खून में होता है। शरीर में कैल्शियम की जरूरत के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए हमारी वेबसाइट देखें। हमें खाने में से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम कुछ मांसाहारी खानों में भी होता है। उदाहरण के लिए हैं झींगा, झींगा मछली, बम्बिल, सूखा झींगा और कांटों वाली सूखी मछली। बाकी की चीजें जिनसे कैल्शियम मिलता है वे हैं दूध, दूध से बनी चीजें, दाने और बीज। कैल्शियम कुछ हरे पत्तेदार सब्जियों और फलियों में भी होता है। अब देखेंगे कैल्शियम से भरपूर कुछ मांसाहारी खाना बनाने के तरीके। सबसे पहला है सूखे झींगे की करी। इसे बनाने के लिए चाहिए 20 ग्राम या 3 बड़े चम्मच सूखा झींगा, आधा प्याज, आधा टमाटर, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 नींबू के जितना इमली और 1 टहनी कड़ी पत्ता। इस करी को बनाने के लिए जो मसाले चाहिए वे हैं 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सरसों के बीज, 2 चम्मच तेल या घी और नमक स्वाद अनुसार। शुरू करते हैं बनाना। पहले सूखे झींगे को 15 मिनट पानी में भिगोएं। बर्तन में तेल गरम करें।
और सरसों के बीज डालें। जब वे फूटें तो कड़ी पत्ता और कटा लहसुन डालें, फिर कटा प्याज डालें। सबको अच्छे से मिलाएं जब तक वे सुनहरे ना हो जाएं। फिर टमाटर और मसाले डालें, फिर से मिलाएं। आधा कप पानी मिलाएं और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। भिगोए हुए सूखे झींगे को छान लें, फिर इसे पकाए हुए मसाले में डाल दें। बर्तन को ढकें और 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। सूखे झींगे की करी तैयार है। इस करी के एक हिस्से को खाने से मिलेगा 876 मिलीग्राम कैल्शियम। अगला सीखेंगे बोम्बिल मछली की करी बनाना। इसे बनाने के लिए चाहिए 150 ग्राम बम्बिल मछली, आधा प्याज, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 से 2 हरी मिर्चें, 1 चम्मच जीरा और आपको ये भी चाहिए होगा 2 से 3 कोकम या सूखे आम के टुकड़े या फिर इमली, 1/4 ताज़ा नारियल, मुट्ठी भर धनिया के पत्ते, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच तेल या घी, आधा नींबू मछली पर लगाने के लिए। चलिए बनाते हैं। मछली के टुकड़ों को अच्छे से धोएं, फिर नमक और नींबू का रस लगाएं। 15 से 30 मिनट तक रखें। अब देखेंगे नारियल का दूध बनाना। नारियल के टुकड़ों को आधा कप हल्के गर्म पानी के साथ पीसें। फिर एक छलनी में से पीसे हुए नारियल को छानें और नारियल के दूध को बर्तन में इकट्ठा करें। बचे हुए नारियल को साफ हाथों से निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा दूध निकालें। अब नारियल को मिक्सी में डालें और आधा कप हल्का गर्म पानी डालकर फिर से पीसें। इसे छानें और नारियल के दूध को दूसरी बार इकट्ठा करें। इस पूरे तरीके को एक और बार दोहराएं। फिर इकट्ठे किए हुए नारियल के दूध को एक तरफ रख दें। इस पीसे हुए नारियल को फेंके नहीं। इसका क्या करना है ये मैं बाद में बताऊंगी। अब प्याज, हरी मिर्च, जीरा, लहसुन और धनिया के पत्तों को पीस लें। थोड़ा पानी डालें और गाढ़ा पेस्ट बना लें। एक बर्तन में तेल या घी गरम करें। बनाया हुआ पेस्ट डालें, फिर 2 से 3 मिनट तक पकाएं और कड़ी पत्ता, कोकम और हल्दी भी डालें। अच्छे से मिलाएं। अब आधा कप पानी डालें, फिर इस करी में नींबू लगी हुई मछली डाल दें। बर्तन को ढकें और धीमी आंच पर 7 से 10 मिनट तक पकाएं। फिर तैयार किया हुआ नारियल का दूध डालें और मिलाएं। 2 मिनट तक पकाएं और फिर आंच बंद कर दें। बम्बिल मछली की करी तैयार है। इस करी के एक हिस्से को खाने से मिलेगा 280 मिलीग्राम कैल्शियम। अगर बम्बिल मछली ना हो तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल करें। टेंगरा मछली, सुरमई, हिल्सा और घोल। अब मैं बताऊंगी बचे हुए पिसे नारियल का क्या करना है। इसे भूनकर संभाल कर रखें। भूनकर आप इसे करी में डाल सकते हैं या चीले के आटे में। आप दाने और बीजों की चटनी में भी डाल सकते हैं। इसे रोटी और पराठों के आटे में भी डाल सकते हैं। भुने हुए पिसे नारियल को डालने से फाइबर और स्वाद बढ़ेगा। तीसरा सीखेंगे झींगे की करी। इसे बनाने के लिए चाहिए ये चीजें: 80 ग्राम झींगा, आधा मध्याकार प्याज, आधा मध्याकार टमाटर, 3 चम्मच सफेद तिल और थोड़े कड़ी पत्ते। जो मसाले चाहिए वे हैं: आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। आपको आधा नींबू भी चाहिए होगा, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच तेल या घी। चलिए बनाते हैं। झींगे को अच्छे से धोकर साफ कर लें। पीठ पर चीरा लगाएं। अब उसमें से काला धागा निकालें। ऐसा ही काला धागा दूसरी तरफ से भी निकालें अगर वहां हुआ तो। फिर झींगों पर नमक और नींबू का रस लगाएं।
और 15 से 30 मिनट तक रखें। अलग से एक बर्तन में तिल को मध्यम आंच पर सूखा भून लें, फिर ठंडा होने दें। उसमें से 1 चम्मच तिल निकालकर रखें बाद के इस्तेमाल के लिए। एक मिक्सी में प्याज, टमाटर, 2 चम्मच भुना हुआ तिल डालकर पीस लें और एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। बर्तन में तेल गरम करें, उसमें कड़ी पत्ते और ये गाढ़ा पेस्ट डालें। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएं। फिर मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं। आधा कप पानी डालें और 5 मिनट पकाएं। अब झींगों को डालकर अच्छे से मिलाएं। बर्तन को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। आखिर में 1 चम्मच भुना हुआ तिल डाल दें। झींगे की करी तैयार है। इस करी के एक हिस्से को खाने से मिलेगा 250 मिलीग्राम कैल्शियम। अगर झींगा ना हो तो आप झींगा मछली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सीखेंगे सूखी मछली का पाउडर। आपको चाहिए होगा 15 ग्राम या 1/4 कप सूखी मछली। कैल्शियम से भरपूर सूखी मछलियों के उदाहरण हैं रिबन मछली, राजा मछली, टेंगड़ा मछली वगैरह। इस करी को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है सूखी बम्बिल। पाउडर बनाने के लिए बाकी चीजें जो चाहिए वे हैं 1 से 2 लाल मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 नींबू के आकार जितना इमली, 1 चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार। मध्यम आंच पर सूखी मछली को 2 मिनट तक भूनें, फिर ठंडा होने दें। एक मिक्सी में भुनी हुई सूखी मछली और बाकी की चीजें डालकर पीस लें। सूखी मछली का पाउडर तैयार है। आप इस पाउडर को दिन में 2 से 3 बार अपने खाने के साथ ले सकते हैं। इस सूखी मछली के पाउडर से भरा 1/4 कटोरे में होगा 208 मिलीग्राम कैल्शियम। बताए गए सभी खानों में ये सभी पोषक तत्व भरपूर हैं। प्रोटीन, जिंक, फोलेट, फास्फोरस, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड। अच्छी सेहत के लिए इन सभी पोषक तत्वों को रोज के खानों में से लेना जरूरी है। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको पता नहीं है, लेकिन लगभग 80 से 90% जो है हम लोग हमारे में 90% लोगों में विटामिन डी की मात्रा कम है। ठीक है, ये विटामिन डी आपको मालूम होगा कि जब भी हमें कोविड हुआ था तो हम डॉक्टर्स बता रहे कि विटामिन डी लीजिए, विटामिन डी लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व है विटामिन डी का कि वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। ठीक है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ाता है। दूसरे बहुत सारे हैं, हमारे जो हड्डियां है उसमें वो कैल्शियम भी उसमें जमा करता है, उसके लिए हम लोग को विटामिन डी चाहिए। अमुक तरह के कैंसर है वो भी प्रिवेंट करता है विटामिन डी। बहुत सारे फ़ायदे एक्चुअली हम लोगों ने ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल में हम लोग गए हुए हैं। लंबा सा थोड़ा ट्यूटोरियल है। कौन से सूरज किरण से आपको विटामिन डी मिलेगा? मैं जब भी पूछती हूँ सब लोग बताते हैं सुबह की किरण से। सुबह की किरण से नहीं, आपको ये सुबह की किरण से विटामिन डी नहीं मिलेगा। आपको विटामिन डी मिलेगा दोपहर की किरणों से। ठीक है, तो 11 से लगभग 2 बजे के किरण से आपको विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, और जब भी आप आपको एटलीस्ट 15-20 मिनट दोपहर के किरण सूरज की किरण में आपको जितना हो सके आपको चमड़ी को आपको एक्सपोज करना है। ठीक है, ज़्यादा कपड़ा ना पहनते हुए। बच्चों को भी अगर आप मसाज करेंगे थोड़े 11 बजे के सूरज में तो उनके लिए भी विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है, उनकी हड्डियों के लिए और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए भी। ठीक है, खाने में से हम लोग को इतना विटामिन डी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि सूरज की किरण, वो भी दोपहर की किरण आपको लेनी है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।
विटामिन डी के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शरीर में विटामिन डी की भूमिका, इसकी कमी के लक्षण, अनुशंसित सेवन, खाने के स्रोत। आइए जानते हैं कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी फैट में घुलने वाला एक विटामिन है। यह 2 तरह का होता है, विटामिन D3 और विटामिन D2। D3 मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से UVB किरणों के संपर्क में आने पर त्वचा द्वारा बनाया जाता है। UVB अल्ट्रावायलेट बी किरणों से जाना जाता है। यह 3 तरह के सूर्य किरणों में से एक है। आप मांसाहारी खाने से भी थोड़ी बहुत D3 ले सकते हैं, जबकि विटामिन D2 कुछ शाकाहारी खाने में भी होता है। विटामिन D2 और D3 के परिपोषक बाजार में आसानी से मिलते हैं, पर इन सभी चीजों से मिलने वाली विटामिन डी निष्क्रिय है। सक्रिय होने के लिए इसे 2 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सक्रियण की पहली प्रक्रिया कलेजे में होती है और दूसरी गुर्दों में होती है। विटामिन डी का सक्रिय रूप, जिसे कैल्सिट्रियोल भी कहा जाता है, गुर्दों में बनता है। एक बार जब विटामिन डी सक्रिय हो जाता है तो यह शरीर में कई भूमिकाएं निभाता है। प्रमुख भूमिकाओं में से एक है हड्डियों को मजबूत बनाना और उनका रखरखाव। दूसरा आंत में कैल्शियम को सोखना है। खून में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखना एक दूसरी भूमिका है। हड्डियों को बनाने और मरम्मत के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। ये हमारे शरीर में हड्डियों के सही घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं। हड्डियों के अलावा ये दांतों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करते हैं और मांसपेशियों को भी। विटामिन डी एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। इसका मतलब है कि यह रोग प्रतिरोधक शक्ति के नियंत्रण और उसके सहयोग में मदद करता है। यह रोगों से लड़ने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को सक्रिय करने में मदद करता है। विटामिन डी शरीर को सांस से जुड़ी कई बीमारियों से बचाता है, जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, टीबी और कोविड-19। शरीर में सूजन को कम करने में विटामिन डी से मदद मिलती है। यह शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाता है। विटामिन डी इंसुलिन की तकलीफ को सुधारने में मदद करता है, इसीलिए ये शुगर को कम करने में मदद करता है। रक्तचाप और शरीर के वजन को भी। यह हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। यह हृदय की रक्तवाहिकाओं को आराम देने में मदद करके ऐसा करता है। शरीर में कई अन्य कार्यों के लिए विटामिन डी जरूरी है, जैसे कि कोशिकाएं विभाजित करना, दिमाग का विकास और कैंसर की रोकथाम। अगर विटामिन डी की पूरी मात्रा नहीं मिलती है तो इसकी कमी हो जाती है। आइए देखें कि किन कारकों से किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी होती है। जरूरत के मुताबिक शरीर को सूर्य के प्रकाश का न मिल पाना प्रमुख कारकों में से एक है। त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश से UVB किरणों की आवश्यकता होती है। कांच की खिड़कियां घर में इन UVB किरणों को आने से रोकती हैं, इसीलिए सूर्य की रोशनी के कम संपर्क वाले लोगों में कमी का खतरा होता है, जैसे कि बूढ़े लोग और ज्यादातर घर के अंदर काम करने वाले लोग। विटामिन डी की कमी सर्दियों में या ठंडी जगहों में आम है।
सांवले रंग वाले लोगों में इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है। उनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है। इससे उनकी त्वचा की सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों को हल्के रंग वाले लोगों की तुलना में ज्यादा देर तक धूप में रहने की जरूरत होती है। खाने में से विटामिन डी का अपर्याप्त सेवन एक अन्य जोखिम का कारक है। इसके अलावा विटामिन डी के सोखे जाने के लिए फैट की जरूरत होती है। इसीलिए फैट को सोखने की कम क्षमता वाले लोगों को विटामिन डी की कमी हो सकती है। यह उनको भी हो सकता है जिन्हें पित्ताशय की थैली या आंतों के रोग हों। कलेजे या गुर्दे की बीमारियों वाले लोगों में भी इसकी कमी का खतरा होता है। विटामिन डी का सक्रिय रूप में बदलाव गुर्दों और कलेजे में होता है। इसीलिए कलेजे या गुर्दों की बीमारियों वाले लोगों को भी इसकी कमी का खतरा होता है। मोटे लोग और जिनके हृदय का ऑपरेशन हुआ हो, उनमें भी इसकी कमी हो सकती है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ को विटामिन डी की जरूरत भ्रूण और शिशु के लिए होती है, नहीं तो माँ को विटामिन डी की कमी होने का खतरा रहता है। अब आइए विटामिन डी की कमी से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। इसकी कमी के लक्षण गंभीरता और उम्र के साथ अलग अलग होते हैं। कुछ आम लक्षण हैं थकान, मन का ना लगना और रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होना। मांसपेशियों में ऐंठन, मरोड़ और दौरे भी देखे जाते हैं। पर्याप्त विटामिन डी के बिना हड्डियां पतली, नाजुक और कमजोर हो जाती हैं। कम विटामिन डी रोगों से लड़ने की शक्ति को खराब करता है। ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इससे शरीर में सूजन भी बढ़ जाती है। इन सब वजहों से किसी व्यक्ति को कोविड-19 का इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। कोविड-19 की गंभीरता के प्रभाव और उसके कारण होने वाली मृत्यु इसकी कमी के साथ बढ़ती है। विटामिन डी की कमी से कई तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। बृहदांत्र, पौरुष ग्रंथि और स्तन के कैंसर कुछ उदाहरण हैं। कम विटामिन डी का होना मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ा सकता है। इसमें तंत्रिका की बचाव परत खराब हो जाती है। यह दिमाग और शरीर के बीच के संचार को बाधित करता है। यह दिमाग, रीढ़ की हड्डी और आंखों की नसों पर असर करता है। गर्भावस्था के समय विटामिन डी की कमी से रक्तचाप बढ़ सकता है। इसका बुरा असर शिशु पर भी पड़ सकता है। समय से पहले शिशु के पैदा होने का खतरा होता है और जन्म पर उसके कम वजन होने का भी। विटामिन डी की कमी वाली माँओं के शिशुओं में भी इसकी कमी होगी। विटामिन डी की कमी से नवजात में और शिशुओं में रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स कंकाल प्रणाली को बिगाड़ने की एक परेशानी है। इसमें हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। बाकी के लक्षण हैं धसी हुई पसलियां, फैला हुआ माथा और धनुष आकार में मुड़े हुए पैर। कलाई, कोहनी, घुटने और टखने के जोड़ों का चौड़ा होना देखा जा सकता है। रिकेट्स से पीड़ित शिशुओं को इन्फेक्शन वाली बीमारी होने का खतरा होता है। दांत निकलने में देरी होती है, पेट बाहर और चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मांसपेशियों में दर्द, चिड़चिड़ापन और ज्यादा पसीना आना इसकी पहचान है। किशोरों और उम्र में बड़े लोगों में इसकी कमी से ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। यह हड्डियों के कमजोर और नाजुक होने की वजह है। हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं।
कमर में तेज दर्द, कूल्हों में, पेड़ों और पैरों में भी हो सकता है। मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन भी होती है। इसकी कमी से बचने के लिए विटामिन डी भरपूर लेना जरूरी है। नवजात से 12 महीने के शिशुओं के लिए हर रोज 400 IU या 10 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। 1 से 70 साल के लोगों के लिए हर रोज 600 IU या 15 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। इसमें शिशु, किशोर, बड़ी उम्र के लोग, गर्भवती और दूध पिलाने वाली मां शामिल हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए 800 IU या 20 माइक्रोग्राम की सलाह दी जाती है। कई विशेषज्ञ बहुत ज्यादा खुराक की सलाह देते हैं। आइए सीखें कि कैसे जरूरत के जितना विटामिन डी लें। सूर्य की रोशनी की UVB किरणों के संपर्क में आने पर शरीर इसका उत्पादन कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा UVB किरणें लेने का सबसे अच्छा समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। रोज 15 से 20 मिनट दोपहर की धूप में रहने की सलाह दी जाती है। सांवले रंग वाले लोगों को धूप में 3 से 5 गुना ज्यादा देर तक रहने की जरूरत होती है। इस दौरान लगभग 10,000 IU विटामिन डी उत्पन्न होता है। ध्यान दें कि यदि आप घर के अंदर खिड़की के पास बैठे हैं तो शरीर विटामिन डी नहीं बना सकता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कांच UVB किरणों को रोकता है। इसीलिए आपको बाहर जाकर धूप लेनी चाहिए। खिड़कियां खोलकर आप धूप को अंदर आने दे सकते हैं। आइए विटामिन डी के खाने के स्रोतों को देखें। खाने की चीजों से सिर्फ थोड़ा ही विटामिन डी लिया जा सकता है, जिनमें मछली सबसे अच्छा स्रोत है, जैसे कि तारली, हिल्सा, हलवा, रावस और रोहू। 100 ग्राम तारली में 3.5 माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है। 100 ग्राम हिल्सा में लगभग 5 माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है। दूसरे समुद्री खाने की चीजें जैसे झींगे और केकड़े में भी थोड़ा विटामिन डी होता है। 100 ग्राम झींगे में लगभग 1 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन डी के दूसरे मांसाहारी स्रोत अंडे की जर्दी और मुर्गी का कलेजा है। 100 ग्राम मुर्गी के कलेजे में लगभग 2.6 माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है। 40 ग्राम के 2 अंडों के जर्दी में लगभग 1.3 माइक्रोग्राम होता है। कुछ शाकाहारी खानों में भी विटामिन डी होता है, जैसे कि मशरूम, सोयाबीन, रागी और तिल। 100 ग्राम मशरूम में लगभग 20 माइक्रोग्राम होता है। 50 ग्राम सोयाबीन में 33 माइक्रोग्राम होता है। पर खाने के साथ साथ इसका शरीर द्वारा सोखा जाना भी जरूरी है। D2 के बजाय विटामिन D3 शरीर में आसानी से सोखा जाता है और इस्तेमाल में आता है। इसीलिए धूप और मांसाहारी खाना विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत हैं। कोई भी परिपोषक लेने से पहले कृपया अपने डॉक्टर की सलाह लें। यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।